हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन एंड न्यूज। प्यारे विद्यार्थियों, बीएससी नर्सिंग, फार्मेसी और पैरामेडिकल के बच्चों के लिए सुपर स्पेशल क्लास यानी महाराथन क्लास चल रही है, जहां पे बीएससी नर्सिंग के बच्चों के लिए हम बिल्कुल फ्री में जो है रिवीजन करवा रहे हैं और आपका बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है, बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है और इसकी वजह से क्लासों का टाइम भी मैंने बढ़ाया है, आपके लिए और एक्स्ट्रा टाइम दे रहा हूं। तो मेरे दोस्तों, पहले आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं और आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है इस प्लेटफॉर्म पर। तो मेरे दोस्तों, आगाज करते हैं। हमारा जो टॉपिक चल रहा है आज उसे हम फिनिश कर देंगे और कल से हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। इसके अलावा मेरे दोस्तों, हमारी टीम के द्वारा मॉडल पेपर की एक श्रृंखला तैयार की गई है। यदि आपने अभी तक मॉडल पेपर नहीं लिए हैं तो आप जरूर लीजिएगा। इसके अलावा मैंने प्रश्न बैंक भी आपके लिए तैयार कर दी है। बायोलॉजी की क्वेश्चन बैंक तैयार हो चुकी है, फिजिक्स और केमिस्ट्री की हो रही है, जिसमें लगभग 2000 प्रश्नों का सार आपको मिलेगा जो आपकी तैयारी को और बेहतर बनाएगा। अगले संडे से आपको क्वेश्चन बैंक मिलनी शुरू हो जाएगी। तो देखिएगा, यहां पर सबसे पहले रिप्रोडक्शन इन प्लांट हमारा टॉपिक है, पादपों में प्रजनन। और इस टॉपिक के अंदर मेरे दोस्तों हमेशा मैं टॉप एमसीक्यू करवाता हूं और साथ ही साथ आपको पूरा टॉपिक डिटेल में और फास्ट समझाता हूं। तो मेरे दोस्तों, रिप्रोडक्शन इन प्लांट यानी पादपों में जनन हम पढ़ रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम पढ़ रहे हैं, लैंगिक जनन हम पढ़ रहे हैं आवर्तबीजी पौधों में। और आज इन प्रश्नों के साथ हमारी क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। देखिएगा, सबसे पहला प्रश्न है, भ्रूण परिवर्धन का सबसे पहले अध्ययन किसने किया? जल्दी कीजिएगा। भ्रूण परिवर्धन का सबसे पहले जिस वैज्ञानिक ने अध्ययन किया उसका नाम था मेरे दोस्तों हैंस-टीन। क्या नाम था? हैंस-टीन। स्टार मार्क क्वेश्चन है ये, टॉप एमसीक्यू है, इसका मतलब सभी बच्चे याद कर लेना। इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है कि डबल फर्टिलाइजेशन का अध्ययन किसने किया? नावास्चिन नाम का एक साइंटिस्ट है और उसने 2 पौधे पर अध्ययन किया था। किस पर? फ्रिटिलेरिया और लीलियम। फ्रिटिलेरिया और लीलियम। भ्रूणपोषी एल्ब्यूमिनस सीड कौन से पौधों में होते हैं? मोनोकोट में, एक बीज पत्री में। और मेरे दोस्तों, गैर या नॉन एल्ब्यूमिनस बीज किस में होते हैं? डायकोट यानी द्विबीज पत्री में। तो आज इन्हीं प्रश्नों के इर्द गिर्द हमारी बायोलॉजी चलने वाली है। आज मेरे दोस्तों हम डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे, आज हम एंडोस्पर्म के टाइप पढ़ेंगे, आज हम भ्रूणीय परिवर्धन पढ़ेंगे, आज हम पीडी एकांतरण पढ़ेंगे, बीज का और फ्रूट का फॉर्मेशन कैसे होता है वो पढ़ेंगे। एक क्लास के अंदर आज इस टॉपिक के सबसे महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ शेयर करूंगा और एक स्पेशल डिटेल भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो एक बार इस क्लास को दोस्तों सभी बच्चे स्टेटस पर डाल दें, क्योंकि आपका इतना अच्छा सपोर्ट मिलता है। हमेशा इस क्लास के एंड होने के बाद में अगले दिन तक लगभग 5000 से भी ज्यादा बच्चे इस क्लास को देखते हैं। तो ये हमारे लिए गौरवान्वित करने वाली बात है और आप इतनी संख्या में जुड़ते हो, इसलिए मैं किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करता मैटर के साथ। और इस बार मेरे दोस्तों बीएससी नर्सिंग के जितने भी बायो के प्रश्न आएंगे सभी अपने पढ़ाए हुए में से आएंगे, क्योंकि मैंने आरबीएससी की लाइन टू लाइन पढ़ा दी है, एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन पढ़ा दी है, एक भी पॉइंट पीछे नहीं छोड़ा है मेरे दोस्तों। तो देखिएगा, स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डबल फर्टिलाइजेशन, दोहरा निषेचन। टॉपिक का नाम है दोहरा निषेचन एवं त्रिक संलयन, हिंदी में बोलते हैं। और आप इसे और किस नाम से जानते हो मेरे दोस्तों? इसे आप कहते हो डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन एंड आप इसे कहते हो मेरे दोस्तों ट्रिपल फ्यूजन, ट्रिपल फ्यूजन। इंग्लिश के और हिंदी दोनों ही मीडियम के बच्चों के लिए मैं मिक्स में पढ़ा रहा हूं, इसलिए आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं है। अब देखिए मेरे दोस्तों, आपको यह पता होना चाहिए कि हम जितने भी जंतु हैं, हम जंतुओं के अंदर दोहरा फर्टिलाइजेशन नहीं होता। क्यों नहीं होता भाई? कारण सुन लो मेरे दोस्तों, हम जंतुओं में क्या होता है, एक ही जो है नर युग्मक बनता है। कितना नर युग्मक बनता है? एक नर युग्मक, सॉरी, एक नर युग्मक ही अंडवाहिनी में अंडाणु को फर्टिलाइज करता है। तो मादा का अंडाणु भी कितना है?
एक। तो होता क्या है कि एक नर युग्मक और एक ही मादा युग्मक मिलता है। इस वजह से कितना जाइगोट बनता है मेरे दोस्तों, एक जाइगोट बनता है। तो फर्टिलाइजेशन केवल कितनी बार होता है, एक बार। हम जंतुओं में फर्टिलाइजेशन कितनी बार होता है, एक बार होता है। लेकिन मेरे दोस्तों जो ये आवर्त बीजी पौधे हैं, इनके पराग कण में, इनके पराग कण का मतलब है इनके पोलेन ग्रेन में, इनके पराग कण में आप मुझे बताओ कितने नर युग्मक होते हैं, जरा बताओ तो। इन पौधों के पराग कण में कितने नर युग्मक होते हैं? तो इनके परागकण में नर युग्मक कितने होते हैं मेरे दोस्तों? 2 होते हैं मेल गेमिट। कितने मेल गेमिट होते हैं टोटल? 2 मेल गेमिट होते हैं मेरे दोस्तों। तो याद रखना, तो जब 2 नर युग्मक होंगे, ये भी नर युग्मक है और ये भी नर युग्मक है, जब मेरे दोस्तों 2 नर युग्मक होंगे तो दोनों युग्मक किसी न किसी मादा युग्मक से या मादा के भ्रूण कोष की कोशिका से जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे? तो देखिए कैसे जुड़ेंगे। देखो मेरे दोस्तों, बात को समझ लेना। फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं ये सभी को पता है। नर युग्मक का मादा युग्मक से जुड़ना, मेल गेमिट का फीमेल गेमिट से जुड़ना, याद रखना मेरे दोस्तों, बड़ी बात बता रहा हूं। तो आपको पता होना चाहिए कि परागकण के अंदर 2 नर युग्मक होते हैं। अब जब 2 नर युग्मक होते हैं तो जो पहला नर युग्मक है, ये है पहला नर युग्मक। मेरे दोस्तों ये जो पहला नर युग्मक है, ये किससे मिलेगा? सुनिएगा, मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि पौधे का जो मादा जनन अंग है, उस मादा जनन अंग के अंदर पाया जाता है भ्रूण कोष। क्या पाया जाता है? भ्रूण कोष पाया जाता है मेरे दोस्तों। और इस भ्रूण कोष के अंदर 3 कोशिका इस ध्रुव पर होगी और 3 ही कोशिका मेरे दोस्तों इस ध्रुव पर पाई जाती है। तो टोटल कितनी कोशिका हो गई है? 6। और एक कोशिका बीच में होती है जिसमें 2 अगुणित केंद्रक होते हैं। यह है भ्रूण कोष। क्लियर बात है? इस भ्रूण कोष में मेरे दोस्तों ये अंड कोशिका है। ये कौन सी कोशिका है? अंड कोशिका। इसी को आप मादा युग्मक भी कह रहे हो, ठीक है। और ये जो कोशिका है इसे आप सेकेंडरी न्यूक्लियाई कह रहे हो, इसमें 2 अगुणित केंद्रक है। सही बात है। अब मेरे दोस्तों देखिए, जैसे ही पराग नली यहां पर आके खुली, तो पराग नली यहां आके खुलेगी तो ये जो अंडवाहिनी है, सॉरी ये जो अंडाणु है, इस अंडाणु से ये वाला नर युग्मक जुड़ेगा। तो यहां पे मेरे दोस्तों ये जो पहला नर युग्मक है, ये किसके साथ जुड़ेगा? अंड कोशिका के साथ में, ठीक है, इस भ्रूण कोष की अंड कोशिका के साथ में। तो जब पहला नर युग्मक भ्रूण कोष की अंड कोशिका के साथ जुड़ेगा तो ऐसी परिस्थिति में मेरे दोस्तों क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा, यानी युग्मनज बनेगा। और ये जाइगोट कैसा होगा? द्विगुणित। तो ये तो हो गया पहला फर्टिलाइजेशन, ये हो गया प्रथम निषेचन। क्लियर बात? अब मेरे दोस्तों इसके पीछे पीछे दूसरे वाला नर युग्मक कह रहा है भाई मेरे को भी मिलना है। ये जो दूसरे वाला नर युग्मक है, ये कह रहा है मुझे भी तो मिलना है, मैं किससे मिलूं, मैं किससे फ्यूज हूं? तो हमने इस दूसरे वाले नर युग्मक को, इस सेकंड नर युग्मक को क्या कहा? इसको ये कहा कि भाई देख, अंड कोशिका तो एक ही है, फीमेल गेमिट तो एक ही है, तो तू एक काम कर ले, तू किससे मिल जा? इस बीच वाली 2 केंद्रक वाली कोशिका से, सेकेंडरी न्यूक्लियाई सेल से मिल जा। तो इसने क्या किया? ये जो अगुणित दूसरा नर युग्मक है, ये इस 2 अगुणित केंद्रक वाली कोशिका से मिल गया। यानी किससे मिल गया? द्वितीयक केंद्रक कोशिका से मिल गया। और मेरे दोस्तों जब ये इस द्वितीयक केंद्रक कोशिका से मिलेगा तो आप ही मुझे बताना, नई इन दोनों के मिलने से जो कोशिका बनेगी, इसकी प्लोइडी लेवल कैसा होगा? सभी चैट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। अब यहां जो सेल बनेगी इसका प्लोइडी लेवल कैसा होगा और इस सेल को हम क्या नाम देंगे? वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड। सभी बच्चे एक बार लाइक कर दें, देखो लाइक कर दो इस वीडियो को और शेयर कर दो ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक। तो बताइए इसका प्लोइडी लेवल कैसा? वेरी गुड, शाबाश मेरे दोस्तों। इसका प्लोइडी लेवल होता है 3n, त्रिगुणित। ठीक है, त्रिगुणित क्यों? क्योंकि एक n, दूसरा n और तीसरा n, एक तो नर युग्मक है गुणित इसका केंद्रक और 2 अगुणित केंद्रक इसके अंदर पहले से ही मौजूद है। तो मेरे दोस्तों ये कोशिका कैसी बनेगी? त्रिगुणित बनेगी, यानी हर एक जोड़े के अंदर 3-3 गुणसूत्र होंगे। और मेरे दोस्तों इस त्रिगुणित कोशिका को हम क्या कहते हैं? इसे बोलते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। क्या कहते हैं? प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, यानी हिंदी में आप इसे बोलते हो प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका।
क्या कहते हैं? प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका। मेरे दोस्तों, प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका बनी और इस तरह से इन दोनों के मिलने का ये जो प्रोसीजर है ये हो गया आपका दूसरी बार निषेचन। तो आप मुझे बताओ फर्टिलाइजेशन कुल कितनी बार हुआ? 2 बार। पहले वाला नर युग्मक जब अंड कोशिका से मिला तो पहला फर्टिलाइजेशन, पहले फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बना। ये मुख्य फर्टिलाइजेशन आपका यही है, मुख्य फर्टिलाइजेशन यही है। इसके बाद में मेरे दोस्तों क्या हुआ? दूसरे वाला जैसे फर्टिलाइजेशन हुआ तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा देखिएगा, जैसे ये फर्टिलाइजेशन हुआ इस सेकेंडरी न्यूक्लियाई के साथ तो त्रिगुणित सेल बन गई। और मेरे दोस्तों जैसे ही त्रिगुणित सेल बनी इसे आप प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल कह रहे हो कि नहीं कह रहे हो? बिल्कुल कह रहे हैं, क्यों नहीं कहेंगे? तो मेरे दोस्तों ये बात बहुत बड़ी है, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। आप कभी भूलना मत कि यहां पर 2 बार फर्टिलाइजेशन हुआ। तो अब आप कहोगे सर चलो 2 बार फर्टिलाइजेशन हुआ, इसे दोहरा फर्टिलाइजेशन कहेंगे, लेकिन इसे त्रिक संलयन क्यों कहते हैं? ट्रिपल फ्यूजन क्यों कहते हैं? ट्रिपल फ्यूजन इसलिए कहते हैं क्योंकि मेरे दोस्तों इस पूरे फर्टिलाइजेशन में एक ऐसी कोशिका बन रही है जो त्रिगुणित है। कौन सी कोशिका त्रिगुणित है? कौन सी कोशिका ट्रिप्लोइड है? तो मेरे दोस्तों ये प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, इस वजह से इसे आप बोलते हो क्या? त्रिक संलयन। तो ये हो गया दोहरा निषेचन, 2 बार फर्टिलाइजेशन, और ये हो गया त्रिक संलयन, यानी एक ही सेल में 3 केंद्रक आ गए अगुणित। सही बात है कि नहीं है? इतनी समझ में आई? अब ये द्विनिषेचन की खोज, ये जो दोहरा निषेचन है इसकी डिस्कवरी की किसने? तो अभी मैंने एक वैज्ञानिक का नाम बताया था, नावाश्चिन। साइंटिस्ट कौन था मेरे दोस्तों? नावाश्चिन। बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है, भूलना मत। नावाश्चिन ने डबल फर्टिलाइजेशन की खोज की थी। कौन से पौधे में? पौधे का नाम है मेरे दोस्तों लीलियम। पौधे का क्या नाम है? लीलियम एंड फ्रिटिलेरिया। याद रखना, लीलियम प्लांट पर नावाश्चिन ने काम किया और डबल फर्टिलाइजेशन की एंड ट्रिपल फ्यूजन की क्या की थी? खोज की थी मेरे दोस्तों। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब इतना हो जाने के बाद में आगे चलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट जो लेना चाहते हैं जल्दी ले लो और एक बार शेयर जरूर करो। देखो आप मेरी ताकत हो, ठीक है, और मैं ये चाहता हूं कि मेरी ताकत कमजोर नहीं हो, ठीक है। मैं जिस एनर्जी के साथ यहां पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना, वो मेरी एनर्जी तब बढ़ेगी जब आप इस जानकारी को अधिक से अधिक बच्चों तक भेजने का प्रयास करेंगे, ठीक है मेरे दोस्तों। और पॉजिटिव रहे, नेगेटिव रहने की जरूरत नहीं। कोई भी फालतू का कमेंट तो करे नहीं, ठीक है। बढ़िया बढ़िया मीठे मीठे स्वीट स्वीट कमेंट आने चाहिए आपके, ठीक है। आपके कमेंट से मुझे एनर्जी मिलनी चाहिए, मुझे ऊर्जा मिलनी चाहिए, ठीक है ना। आपके कमेंट से किसी को दुख नहीं होना चाहिए मेरे दोस्तों, ठीक है। इसके लिए मैं आपसे हमेशा जो है क्या कहूंगा, अब सुनिएगा। तो यहां पे दोहरा निषेचन हो गया। अब जब दोहरा निषेचन हो गया मेरे दोस्तों, तो अब यहां पे बात बड़ी ये है कि फर्टिलाइजेशन के जस्ट बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट होंगे। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट यानी पश्य निषेचन घटना। अब इसके बाद क्या होगा भाई? देखो स्टार्टिंग से क्या हुआ, नर जनन अंग जो पुंकेसर था, इसके एंथर के अंदर परागकण बने। परागकण कहां, वहां से निकल करके स्टिग्मा तक आए, वर्तिकाग्र तक आए। फिर वर्तिकाग्र पर पराग नली निकली, पराग नली वर्तिकाग्र से वर्तिका में, वर्तिका से अंडाशय में, अंडाशय से बीजांड में आ गई। पराग नली में 2 नर युग्मक थे। पहला नर युग्मक किससे मिला? पहला नर युग्मक इस अंड कोशिका से मिला। जैसे ही अंड कोशिका से पहला नर युग्मक मिला तो यहां द्विगुणित क्या बन गया? जाइगोट बन गया। दूसरे वाला नर युग्मक किससे मिला? इस सेल से मिला। तो इस सेल से जैसे ही दूसरे वाला नर युग्मक मिला तो इन दोनों के मिलने से कैसी कोशिका बन गई? त्रिगुणित कोशिका बन गई। इस घटना को दोहरा निषेचन और त्रिक संलयन कह दिया। अब मेरे दोस्तों ये पूरा सिस्टम चल कहां रहा है? ये पूरा प्रोसीजर बीजांड के अंदर चल रहा है। किसके अंदर चल रहा है? बीजांड यानी ओव्यूल में चल रहा है। और बीजांड किसका भाग है भाई? बीजांड भाग है अंडाशय का। किसका भाग है? बीजांड किसका भाग है? अंडाशय का यानी ओवेरी का। और ये ओवेरी किसका भाग है? ये है गाइनोसियम का। गाइनोसियम का यानी जायांग के अंडाशय के ओव्यूल के अंदर क्या है? ये भ्रूणकोश है और इसमें फर्टिलाइजेशन हो गया, ट्रिपल फ्यूजन हो गया। अब क्या होगा? अब 2 बड़े काम होंगे। ये जो जाइगोट बना है इसमें डिवीजन होगा, जिससे भ्रूण बनेगा, एम्ब्रायो बनेगा, एम्ब्रायोजेनेसिस होगा। और जो ये त्रिगुणित स्ट्रक्चर बनी है, ट्रिप्लोइड जो स्ट्रक्चर बनी है,
जो एंडोस्पर्म सेल बनी है, इस एंडोस्पर्म सेल में भी माइटोसिस होगा, समसूत्री विभाजन होगा, और जिससे एक टिश्यू बनेगा, उस टिश्यू को आप एंडोस्पर्म टिश्यू कहेंगे। ठीक है, तो अब दो चीजें होगी यहां पर। एक तो किसका निर्माण होगा, एक तो होगा मेरे दोस्तों फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म, याद रखना, फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म, यानी एक तो किसका निर्माण होगा, भ्रूणपोष का। किसका निर्माण होगा मेरे दोस्तों, भ्रूणपोष उत्तक का निर्माण होगा, और एक आपके किसका निर्माण होगा, भ्रूण का। किसका निर्माण होगा, भ्रूण का निर्माण होगा। दो बड़े काम यहां पर अब होने वाले हैं। तो मेरे दोस्तों निवेदन करूंगा दोनों ही जानकारी को मन लगा करके समझने का प्रयास करना। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य आज की क्लास में पढ़ा रहा हूं आपको। तो देखिएगा, पहले बात करते हैं एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन। तो देखिए मेरे दोस्तों, दोहरे निषेचन और त्रिसलियन के द्वारा, दोहरे निषेचन और त्रिसलियन के द्वारा ये त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका बन गई कि नहीं बन गई। मतलब मेरे दोस्तों प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बनी कि नहीं बनी। अब जो ये एंडोस्पर्म सेल है मेरे दोस्तों, इस एंडोस्पर्म सेल के अंदर माइटोसिस होगा, इसमें समसूत्री विभाजन होगा, और जैसे ही मेरे दोस्तों इसमें समसूत्री विभाजन होगा यानी माइटोसिस होगा, तो आप ही मुझे बताओ 1 से 2 बनेगी, 2 से 4 और 4 से 8 बनेगी, यानी यहां बहुत सारी कोशिका बन जाएगी त्रिगुणित। तो इस प्रकार से यहां पर अनेक त्रिगुणित संरचना बनेगी, अनेक त्रिगुणित कोशिका बनेगी, यानी मेरे दोस्तों यहां पर एक ट्रिप्लोइड टिश्यू बन जाएगा। तो कैसा उत्तक बनेगा, यहां पर त्रिगुणित उत्तक बनेगा मेरे दोस्तों, और इस त्रिगुणित उत्तक को ही हम क्या कहते हैं, भ्रूणपोष या एंडोस्पर्म कहते हैं। तो आपसे अगर कोई कहे कि बताइएगा एंजियोस्पर्म प्लांट जो होते हैं, कौन से प्लांट मेरे दोस्तों, एंजियोस्पर्म प्लांट, आवर्त बीजी पौधों में जो ये एंडोस्पर्म बनता है, यह फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है कि फर्टिलाइजेशन से पहले बनता है, फर्टिलाइजेशन से पहले बनता है। आवर्त बीजी पौधों में एंडोस्पर्म फर्टिलाइजेशन के बाद बनेगा, और कैसा, त्रिगुणित होता है मेरे दोस्तों, याद रखना। इसके बाद आप मेरे से कहोगे सर इसका काम क्या है, जरा बता दो। तो देखो इसके नाम में लिखा हुआ है भ्रूणपोष एंडोस्पर्म। तो मेरे दोस्तों ये भ्रूण को, किसको, भ्रूण को यानी एम्ब्रियो को क्या देगी मेरे दोस्तों, न्यूट्रिशन देगा। ये किसको न्यूट्रिशन देगा, तो मेरे दोस्तों भ्रूण को ये न्यूट्रिशन देगा, ये भ्रूण को पोषण देगा। एक नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये जरूर आ सकता है कि भ्रूणीय परिवर्तन के दौरान भ्रूण को पोषण कौन देता है। तो मेरे दोस्तों क्या कहोगे, एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म किसको पोषण देगा, जब भ्रूण का फॉर्मेशन होगा, जब एम्ब्रायो फॉर्मेशन होगा, तो इस एम्ब्रायो की सेल को एंडोस्पर्म की सेल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी। अब सुनिएगा, तो मेरे दोस्तों दोहरा जब निषेचन हुआ, डबल फर्टिलाइजेशन हुआ, तो जाइगोट बना कि नहीं बना, बताओ आप मुझे। जाइगोट की सेल कैसी है, द्विगुणित है। अब इस सेल के अंदर माइटोसिस होगा, इसमें क्या होगा, माइटोसिस। और मेरे दोस्तों इसमें जैसे ही माइटोसिस हुआ, इसमें जैसे ही क्या हुआ, माइटोसिस हुआ मेरे दोस्तों, तो तुरंत माइटोसिस के कारण पहले यहां पर कितनी कोशिका, 2 सेल बन गई, और इन दोनों सेल में फिर से माइटोसिस हुआ, 4 कोशिकीय भ्रूण बना, 4 कोशिकीय के बाद में 8 कोशिकीय भ्रूण बना। तो इस तरह से मेरे दोस्तों किसके अंदर, जाइगोट के अंदर क्या होने से, अनेक समसूत्री विभाजन यानी क्लीवेज होने से, विदलन होने से क्या बना मेरे दोस्तों, एक अनेक कोशिकीय संरचना बनी। और इस अनेक कोशिकीय द्विगुणित संरचना को, ठीक है, क्या कहते हैं, इसे एम्ब्रायो या भ्रूण कहते हैं। मेरे दोस्तों मोनोकोट एंड डाइकोट का जो भ्रूण होता है वो अलग अलग होता है, लेकिन भ्रूण के बारे में जानने से पहले हम एंडोस्पर्म के टाइप भी यहां पर पढ़ लेते हैं कि एंडोस्पर्म कितने टाइप का होता है। और एंडोस्पर्म के टाइप से मेरे दोस्तों अक्सर क्वेश्चन आते हैं, ध्यान से सुनना। हर एक स्टूडेंट से निवेदन करूंगा कि एंडोस्पर्म के
टाइप पहले ध्यान से समझ लो, जान लो मेरे दोस्तों। देखिएगा, मैं यहां बात कर रहा हूं टाइप ऑफ एंडोस्पर्म। मेरे दोस्तों, जो एंडोस्पर्म है ये टोटल कितने प्रकार का होगा? 3 प्रकार का होता है। पादपों में एंडोस्पर्म कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। बहुत ही बड़ा एमसीक्यू आपको बता रहा हूं मेरे दोस्तों, ध्यान से सुनना, कॉपी में नोट कर लेना, एग्जाम में ये प्रश्न आ सकता है जो बता रहा हूं, सुनना ध्यान से। और एक बार के लिए अनुरोध करूंगा मेरे दोस्तों कि आप शेयर कर दो इस डिटेल को, और बढ़िया बढ़िया कमेंट और थम्स अप आने चाहिए। सुनिएगा, सबसे पहला जो भ्रूणपोष है उसे बोलते हैं न्यूक्लियर या केंद्रीकीय। सबसे पहला एंडोस्पर्म क्या कहलाएगा? न्यूक्लियर या केंद्रीकीय। दूसरा जो है मेरे दोस्तों वो है सेलुलर या कोशिकीय। और तीसरा जो भ्रूणपोष होता है मेरे दोस्तों उसका नाम है एलोबियल। क्या नाम है? एलोबियल। तो आप ही मुझे बताइए एंडोस्पर्म कितने प्रकार का होता है प्लांट में? 3 प्रकार का। तो एक प्रश्न भी आ सकता है कि निम्न में से कौन सा एंडोस्पर्म का प्रकार है या कौन सा एंडोस्पर्म का प्रकार नहीं है। तो यहां लिख दिया न्यूक्लियर, सेलुलर, एलोबियल, ठीक है ना, या और कोई तीसरा नाम लिख दिया तो सावधान रहना, इन तीनों के अलावा कोई भी नाम आए तो वो एंडोस्पर्म का टाइप नहीं हो सकता, ये आप मान के चले मेरे दोस्तों। अब आप कहोगे सर इनमें से वह कौन सा एंडोस्पर्म है जो एंजियोस्पर्म प्लांट में देखने को मिलता है? एंजियोस्पर्म प्लांट में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा भ्रूणपोष देखने को मिलेगा? तो मेरे दोस्तों न्यूक्लियर, याद रखना, एंजियोस्पर्म में लगभग 52% प्लांट, 52% एंजियोस्पर्म प्लांट, 52% आवर्तबीजी पौधे। आपके इर्द गिर्द आपने जितने भी पौधे देखे हैं वो लगभग आवर्तबीजी देखे होंगे मेरे दोस्तों। तो अधिकांश आवर्तबीजी पौधों के अंदर केंद्रीकीय भ्रूणपोष पाया जाता है, याद रखना मेरे दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा एक गण है गेमोपेटेली, ठीक है मेरे दोस्तों। इस ग्रुप के पौधे जो हैं इनके अंदर आपको सेलुलर भ्रूणपोष देखने को मिलेगा। इसके अलावा एक गण है मेरे दोस्तों एलोबियल। एलोबियल गण के जो पौधे हैं उन पौधों के अंदर मेरे दोस्तों कैसा एंडोस्पर्म देखने को मिलेगा? एलोबियल देखने को मिलेगा। अब आते हैं इन तीनों की विशेषता के बारे में, ध्यान से सुनिए सभी बच्चे। निवेदन करूंगा मैं हर एक बालक से, मेरे दोस्तों आप मेरी जान, आन और बान है, ठीक है, मेरी शान है, मेरा अभिमान है, ठीक है, और मैं इस अभिमान को कभी झुकने नहीं दूंगा, ये मैं दावा करता हूं मेरे दोस्तों। आप विश्वास कीजिएगा, पूरा का पूरा बायो का सिलेबस करवाऊंगा, ये वादा है विजय पूनिया का, और आपसे एक पैसा भी फीस नहीं ली जाएगी, बिल्कुल निःशुल्क आपको बायोलॉजी का पूरा रिवीजन करवा रहा हूं। पिछले 1.5 महीने से हम लगे हुए हैं और आने वाले 1 महीने तक नॉन स्टॉप आपको क्लास मिलेगी। आपको कतई घबराना नहीं है। मेरी क्लास 2 मिनट 5 मिनट लेट जरूर हो सकती है, लेकिन अगर 2 मिनट लेट हुई 20 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा, 5 मिनट लेट हुई 50 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा। आपको बिल्कुल निश्चिंत रहना है, भरोसा करना है, बस। सुनिएगा मेरे दोस्तों, अब देखिएगा, बात करते हैं केंद्रीकीय भ्रूणपोष की। तो अब केंद्रीकीय भ्रूणपोष है क्या? देखो मेरे दोस्तों, मान लो कि ये एक, मैं यहां पे बात करूंगा, ये सबसे पहले ये त्रिगुणित सेल है भ्रूणपोष की। ये प्राथमिक भ्रूणपोष की कोशिका हो गई, ये प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है मेरे दोस्तों। इस सेल के न्यूक्लियस में, इस कोशिका के केंद्रक में पहली बार विभाजन हुआ। पहली बार विभाजन होने से कितने त्रिगुणित केंद्रक बने? देखो देखें, 2 केंद्रक बने कि नहीं बने? बन गए, लेकिन दोनों केंद्रकों के बीच में सेल वॉल बनी नहीं, कोशिका भित्ति बनी नहीं, ठीक है। तो 2 कोशिका की अवस्था आ गई। अब देखो, अब इन दोनों केंद्रकों में फिर से विभाजन हो गया। जब इन दोनों केंद्रकों में फिर से विभाजन होगा तो इस केंद्रक की वजह से भी 2 केंद्रक बनेंगे कि नहीं बनेंगे? इसकी वजह से भी 2 केंद्रक बनेंगे कि नहीं बनेंगे? आप मुझे बताओ, इस एक ही कोशिकीय संरचना में कितने केंद्रक आ गए? 4। और इस तरह से इसमें अगर फिर से विभाजन होगा तो मेरे दोस्तों इसमें बहुत सारे क्या आ जाएंगे? केंद्रक। इस तरह का भ्रूणपोष क्या कहलाता है? न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कहलाता है। तो अगर आपसे कोई कहे कि न्यूक्लियर एंडोस्पर्म क्या है तो आप क्या कहोगे? जब कौन सी सेल में
प्राथमिक एंडोस्पर्म सेल या प्राथमिक भ्रूणपोष जो कोशिका है, इसमें इसके केंद्रक में, इसके न्यूक्लियस के अंदर मेरे दोस्तों क्या हो, लगातार किस तरह का विभाजन हो, समसूत्री यानी लगातार माइटोसिस हो, लेकिन क्या नहीं बने मेरे दोस्तों, क्या नहीं बने, सेल वॉल नहीं बने। ठीक है, केंद्रक विभाजन हो, कैरियोकाइनेसिस हो, लेकिन साइटोकाइनेसिस हो ही नहीं, कोशिका द्रव्य विभाजन हो ही नहीं, तो केंद्रक 1 से 2 बना, 2 से 4, ऐसे पूरा भ्रूणपोष पूरा ही केंद्रीय हो गया। तो इस तरह के भ्रूणपोष को न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कहते हैं। बात समझ में आई? बात समझ में आई? अब सुनो, एग्जाम्पल की बात करते हैं। इस एग्जाम्पल को सभी बच्चे 5 स्टार बना लें, इसको 5 स्टार बना लें, वेरी वेरी मोस्ट बना लें। मेरे दोस्तों, आपने कोकोनट देखा होगा, नारियल, जो हरे कलर का कच्चा नारियल आता है मेरे दोस्तों, नारियल के अंदर, नारियल का अंदर का जो पानी होता है मेरे दोस्तों, नारियल के अंदर का जो तरल भाग है, पानी जो है, वो आपका न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है। ये एग्जाम में 100% क्वेश्चन आएगा, मान के चलना। क्वेश्चन क्या आएगा, नारियल का पानी किस प्रकार का एंडोस्पर्म है? तो नारियल का पानी न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, नारियल का पानी न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है। मेरे दोस्तों, नारियल का जो पानी है उसमें इस तरह से केंद्रक बिखरे होते हैं। क्या बिखरे होते हैं? नारियल के पानी में ऐसे न्यूक्लियस बिखरे होते हैं। ये बात समझ में आ गई? नारियल का पानी अगर मेरे दोस्तों केंद्रीय के भ्रूणपोष है, तो इस पानी के ऊपर की तरफ गिरी पाई जाती है कि नहीं पाई जाती, सफेद कलर की। मान लो ये अगर नारियल है, तो इस नारियल के पानी के बाहर एक सफेद कलर की क्या पाई जाती है, गिरी पाई जाती है। बताओ व्हाइट जो गिरी है वो कैसा एंडोस्पर्म है? सभी बच्चे चैट बॉक्स में चैट कीजिएगा। सर मेरे को फोन देना, देखें, देखते हैं हमारे जाबाज किस प्रकार से चैट बॉक्स में जो है कमेंट कर रहे हैं। हमेशा जितने भी बच्चे लाइव जुड़ते हैं उनसे अनुरोध करूंगा कि आप जो है बढ़िया बढ़िया स्वीट कमेंट करते रहें। ठीक है, हमारा हौसला बढ़ाते रहे मेरे दोस्तों, और बाकी आपके कभी कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। ठीक है, ये मेरा वादा है मेरे दोस्तों। बिल्कुल जल्दी कीजिएगा कमेंट। और क्या बात है, आज इतनी ज्यादा संख्या में बच्चे जुड़े हैं, ये मेरे लिए गौरवान्वित करने वाले पल है मेरे दोस्तों। बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड। अब देखिएगा, सबसे पहले तो यहाँ पे जितने भी बच्चे जो कमेंट कर रहे हैं, जितने भी बच्चे कमेंट कर रहे हैं, उनसे अनुरोध करूंगा कि आप जो हैं जो बात लिख रहे हो सेलुलर एंडोस्पर्म, वो बिल्कुल सही लिख रहे हो मेरे दोस्तों। तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, सेलुलर एंडोस्पर्म। मेरे दोस्तों ध्यान से सुनना, नारियल की जो गिरी होती है वो सेलुलर एंडोस्पर्म है, जबकि नारियल का जो पानी है वो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है। तो क्या एक नारियल में दोनों ही तरह का एंडोस्पर्म होता है क्या? हाँ, नारियल में दोनों ही प्रकार का एंडोस्पर्म होता है। तो जितने भी बच्चे लाइव से जुड़े हैं, चाहे वो सुमित है, चाहे वो विक्रम है, मिस्टर राजेश हैं, वेरी गुड, शाबाश मेरे साथियों। सुल्तान, सोयब, विशाल, सुनील, नरेश नीमाना, मोतीराम, सोयब अख्तर, सुनील सैनी, विशाल कुमार सैनी, इसके अलावा नरेश नीमाना, सभी का पहले तो मैं अभिनंदन करूंगा मेरे दोस्तों। आप मेरे लिए कहीं ना कहीं ये एनर्जी का काम कर रहे हैं। मिस्टर जगदीश गर्ग, अनुराग साहू, पंकज प्रजापत, खुशी बुंडेल, शालिनी जांगिड़, इसके अलावा सुनील पोसवाल, मोहित गर्ग, कौशल्या, इसके अलावा कल्पना सैनी, इसके अलावा मेरे दोस्तों संदीप जांगिड़, इसके अलावा वीर भान वर्मा, मोनिका यादव, प्रीत प्रिज्म, पंकज प्रजापत, इसके अलावा विष्णु गुजर, मोहम्मद साहिल खान, सोयब अख्तर, सपना कुमारी मीणा, हरीश किलेरी, लोकेश, हिना वी रानावत। देखो मेरे दोस्तों, मैं अगर किसी का नाम नहीं भी ले पा रहा हूं तो क्षमा चाहता हूं मेरे दोस्तों। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे, वेरी गुड, शाबाश। तो नारियल की गिरी जो है वो सेलुलर एंडोस्पर्म है, वो कोशिकीय भ्रूणपोष है। तो अब आप मेरे से कहोगे सर कोशिकीय भ्रूणपोष की क्या विशेषता है? तो सुनिएगा मेरे दोस्तों, ये एक
प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका है। ये किस तरह की कोशिका है? प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका है। इसके अंदर मेरे दोस्तों पहली बार इसके केंद्रक में कैसा विभाजन हुआ? समसूत्री। जैसे ही समसूत्री विभाजन होगा, नए केंद्रक कितने बन गए? 2। केंद्रक बनने के बाद कोशिका द्रव्य में विभाजन होने से मेरे दोस्तों केंद्रक बनने के बाद जस्ट कितनी कोशिका बन गई? 2 कोशिका। फिर से इस ऊपर वाली कोशिका के केंद्रक में विभाजन हुआ, नीचे वाली कोशिका के केंद्रक में विभाजन हुआ, जिससे ऊपर भी 2 केंद्रक, नीचे भी 2 केंद्रक, और इनके बीच में भी मेरे दोस्तों सेल वॉल बन गई, जिसकी वजह से ये जो भ्रूणपोष बना, ये जो एंडोस्पर्म बना, इसमें आपको डिफरेंट टाइप की क्या दिखाई दे रही है? सेल। इसलिए ऐसा भ्रूणपोष क्या कहलाता है? सेलुलर एंडोस्पर्म कहलाता है। याद रख लेना मेरे दोस्तों, सेलुलर कोशिका देखने को मिलेगी, सेल देखने को मिलेगी। इसका मतलब जैसे ही न्यूक्लियस में डिवीजन हुआ, तुरंत बीच बीच में सेल वॉल बनती गई। वेरी गुड, शाबाश मेरे दोस्तों, एक बार जो है शेयर कर दीजिएगा मेरे साथियों। अब इसके बाद में सबसे लास्ट है हेलोबियल भ्रूणपोष। इसकी भी मैं यहीं पे बात कर दूं, यहीं पे आपको हेलोबियल समझा देता हूं, सुनिएगा। हेलोबियल भ्रूणपोष की क्या विशेषता है मेरे दोस्तों? ये प्रश्न भी आ सकता है एग्जाम में हेलोबियल भ्रूणपोष को लेकर के। देखिएगा मेरे दोस्तों, ये प्राथमिक भ्रूण कोशिका, इसमें पहली बार डिवीजन हुआ, डिवीजन होने से 2 केंद्रक बने, एक ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ। अब देखो इन दोनों के बीच में सेल वॉल बन गई। अब ऊपर वाला जो केंद्रक है उसमें लगातार विभाजन तो होता गया, लेकिन बीच में किसी भी तरह की कोई सेल वॉल नहीं बनी। लेकिन नीचे की तरफ का केंद्रक डिवाइड हुआ, सेल वॉल बनी, डिवाइड हुआ, सेल वॉल बनी, डिवाइड हुआ, सेल वॉल बनी। ऐसा होने से क्या हुआ मेरे दोस्तों? एंडोस्पर्म का आधा भाग तो कैसा हो गया? सेलुलर। और एंडोस्पर्म का आधा भाग कैसा हो गया मेरे दोस्तों? न्यूक्लियर। तो जब एंडोस्पर्म का 50% भाग न्यूक्लियर हो, 50% भाग सेलुलर हो, आधा भाग कोशिकीय हो, आधा भाग केंद्रकीय हो, तो ऐसा एंडोस्पर्म हेलोबियल कहलाता है। बात समझ में आई क्या? बात समझ में आई क्या? वेरी गुड। इससे मैं 3-4 MCQ बना रहा हूं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिएगा मेरे साथियों। वेरी गुड मेरे जाबाजों, वेरी गुड, शाबाश। जितने भी बच्चे लाइव से जुड़ते हैं उन सभी का तहे दिल से अभिनंदन है, स्वागत है विजय एजुकेशन एंड न्यूज की टीम के द्वारा। मेरे दोस्तों, आपके लिए हमने एक 2000 प्रश्नों की बहुत बड़ी श्रृंखला तैयार की है, ठीक है। रिंकू सुंडा, शिवाला यादव, विशाल डेंगोरिया, सरस्वती मेहला, कुलदीप दाधलिया, वर्षा सी, रेनुआ, नरेश निमाना, साक्षी, धनराज सेन, संदीप जांगिड़, दिलीप सांगरिया, गोपाल पटेल, मोनिका जांगिड़, दीपक वैष्णव, हरीश किलेरी, संदीप जांगिड़, आर्यन कुमावत, इसके अलावा कुंदन माधव, इसके अलावा मेरे दोस्तों कमेंट करते रहे सभी एक बार, दिव्यांशी, सौरभ कुमावत, दीपक वैष्णव, मनीष कुमावत, इंद्र राज नागर, इसके अलावा प्रीत प्रिज्म, मोनिका यादव, भूमिका बैरागी, इसके अलावा मेरे दोस्तों मिस्टर व्हाट्सएप शॉर्ट, ये भी कौन है, डीके, सोयब अख्तर, ठीक है, मुस्कान, विराट कोहली, अरे वाह, सुनिएगा। तो मेरे दोस्तों बहुत ही बढ़िया। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। तो 3 MCQ पहले यहां से आपके लिए पूछता हूं, और फिर इस टॉपिक का सबसे लास्ट पड़ाव है आज आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो रहा है मेरे साथियों। पादपों में श्वसन अध्याय आपका पूरा हो रहा है, तो जल्दी कीजिएगा, शाबाश। पादपों में जनन, पादपों में जनन टॉपिक आपका बिल्कुल फिनिश होने की कगार पर है। और 3 यहां पे MCQ आपके लिए रख रहा हूं, सभी चैट बॉक्स में आंसर देने के लिए तैयार हो जाएं। सबसे पहला क्वेश्चन, नारियल यानी कोकोनट की, नारियल की गिरी, नारियल की गिरी किस प्रकार का एंडोस्पर्म है? जल्दी बताइएगा। नारियल की गिरी किस प्रकार का एंडोस्पर्म है? जल्दी बताइएगा। इसके बाद दूसरा MCQ, नारियल का अंदर का पानी किस प्रकार का एंडोस्पर्म है और किसको लिक्विड एंडोस्पर्म कहते हैं, वो भी बताना है आपको। इसके बाद में तीसरा मेरे दोस्तों, फर्टिलाइजेशन के बाद एंजियोस्पर्म प्लांट में 3N स्ट्रक्चर, त्रिगुणित संरचना कौन सी बनती है, उसका नाम बताना है आपको। त्रिगुणित संरचना
हेलो गाइस, तो देखिएगा, तो मैं बात कर रहा था कि नारियल की गिरी किस प्रकार का एंडोस्पर्म है, और आपके कमेंट आने भी शुरू हो गए। वेरी गुड मेरे दोस्तों, सभी बच्चों के आंसर आ रहे हैं कि सर नारियल की जो गिरी है वो कोशिकीय भ्रूणपोष है। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। नारियल के अंदर का जो पानी है वो किस तरह का भ्रूणपोष है? बिल्कुल दोस्तों आप सही कह रहे हैं, वो न्यूक्लियर भ्रूणपोष है, केंद्रीय भ्रूणपोष है। इसके अलावा फर्टिलाइजेशन के बाद त्रिगुणित संरचना कौन सी बनती है? तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो त्रिगुणित संरचना बनती है उसको एंडोस्पर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? एंडोस्पर्म। इसके बाद में मेरे दोस्तों, एंडोस्पर्म को बनाने के लिए पहला नर युग्मक काम में आता है कि दूसरा नर युग्मक काम में आता है? बताओ देखें, एंडोस्पर्म को बनाने के लिए कौन सा मेल गैमीट काम में आता है? ठीक है, बिल्कुल सही मेरे दोस्तों, सेकंड मेल गैमीट काम में आता है। कौन सा मेल गैमीट? सेकंड मेल गैमीट काम में आता है। अब मेरे दोस्तों, प्लांट में रिप्रोडक्शन के अंदर एक लास्ट हेडिंग आपकी बच रही है और वो है भ्रूणीय परिवर्धन। वो कौन सी मेरे दोस्तों? भ्रूणीय परिवर्धन। ध्यान से सुनिएगा, पहले तो भ्रूणीय परिवर्तन का अध्ययन किसमें किया गया? ध्यान से सुनिए मेरे दोस्तों, भ्रूणीय परिवर्तन की स्टडी की गई, याद रखना, कैप्सेला बर्सा पेस्टोरिस। कौन सा प्लांट है? कैप्सेला, कैप्सेला बर्सा पेस्टोरिस। पेस्टोरिस ये वो पौधा है जिसमें भ्रूणीय परिवर्तन का क्या किया गया मेरे दोस्तों? अध्ययन किया गया। और भ्रूणीय परिवर्तन का इस पौधे पर अध्ययन किया किसने? तो इस पौधे पर मेरे दोस्तों अध्ययन किया एक वैज्ञानिक ने जिसका नाम है हेंस्टीन। किसने अध्ययन किया था? हेंस्टीन ने। अब आप कहोगे सर कैप्सेला प्लांट जो है ये कैसा पौधा है? मोनोकोट है कि डाइकोट है? तो मेरे दोस्तों ये पौधा द्विबीजपत्री है। किस प्रकार का पौधा है? द्विबीजपत्री पौधा है, डाइकोट प्लांट है। अब आप मेरे से यह भी पूछ सकते हो कि सर ये जो हेंस्टीन ने इस द्विबीजपत्री पौधे पर जो प्रयोग किया था ये किस कुल का पौधा है? तो मेरे दोस्तों ये क्रूसीफेरी कुल में आता है। और क्रूसीफेरी को हम ब्रेसिकेसी कुल भी कहते हैं, ब्रेसिकेसी कुल भी कहते हैं। और इसी कुल में मेरे दोस्तों सरसों आती है। इसी कुल में कौन आती है? सरसों आती है। याद रखना मेरे दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण डिटेल आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। अब इसके बाद में अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे दोस्तों वो ये है कि जब भ्रूणीय परिवर्तन होता है तब होगा क्या? देखिएगा, सबसे पहले जाइगोट बना। तो ये जो द्विगुणित जाइगोट है मेरे दोस्तों इसमें पहला समसूत्री विभाजन होगा। और जैसे ही इसमें पहला समसूत्री विभाजन होता है तो दो कोशिका बनती है। एक ऊपर की तरफ की सेल बनेगी, एक नीचे की तरफ बीजांड द्वार की ओर सेल बनेगी। मेरे दोस्तों बीजांड द्वार की तरफ जो सेल बनती है उसे बोलते हैं बेसल सेल या आधारीय कोशिका। क्या कहते हैं? आधारीय कोशिका। ऊपर की तरफ जो सेल बनती है उसे एपिकल सेल कहते हैं या उसे शीर्षस्थ कोशिका कहते हैं। यह कोशिका बनती है निभाग की ओर, चेलेजा एंड की ओर। यहां से बड़ा प्रश्न पूछा जाएगा। मान के चलना कि जब भ्रूणीय परिवर्तन चलता है तो जाइगोट के अंदर पहला समसूत्री विभाजन होगा। पहला समसूत्री विभाजन होगा तो दो सेल स्टेज बनेगी। दो सेल स्टेज में निभाग यानी चेलेजा की ओर जो सेल बनती है उसको क्या कहते हैं? एपिकल। और माइक्रोपाइल एंड की तरफ जो सेल बनती है उसको क्या कहते हैं? आधारीय सेल। मेरे दोस्तों एपिकल जो सेल है यही वास्तव में आगे डिवाइड होती है। ये बार बार क्या होगी मेरे दोस्तों? ये जो एपिकल सेल है ये बार बार डिवाइड होगी और क्या बनाएगी? ध्यान से सुनना मेरी बात को, बहुत महत्वपूर्ण तथ्य आज आपके साथ शेयर करता हूं। एपिकल सेल में क्या होगा? अनेक बार कैसा विभाजन होगा? माइटोसिस होगा। ठीक है, इसी तरह से आधारीय सेल के अंदर भी मेरे दोस्तों मल्टीपल टाइम क्या होगा? माइटोसिस। अब देखो एपिकल सेल में पहली बार माइटोसिस होगा, ये दो कोशिकीय की अवस्था में आएगा। फिर एपिकल सेल चार कोशिकीय की अवस्था का भ्रूण बनाएगी और फिर मेरे दोस्तों इस तरह से 8 कोशिकीय की अवस्था का भ्रूण बनेगा। ठीक है, और इस तरह से इसकी संरचना क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी और अंततः एक गोलाकार भ्रूण बन जाएगा। क्लियर बात है? अब ये नीचे जो आधारीय कोशिका है ये मेरे दोस्तों इस भ्रूण के नीचे एक छोटी सी संरचना बनाती है, 6 से 7 कोशिकीय। और इस संरचना को सस्पेंसर या निलंबक कहते हैं। क्या बोलते हैं?
सस्पेंसर या निलंबक। तो आपसे यह जरूर पूछा जाएगा कि सस्पेंसर किसके द्वारा बना, तो बेसल सेल के द्वारा। किसके द्वारा? बेसल सेल के द्वारा। और एपिकल सेल के द्वारा क्या बना? एपिकल सेल के द्वारा रियल भ्रूण बना, रियल एम्ब्रियो बना। मेरे दोस्तों, पहले जो भ्रूण बनता है वो ग्लोब्यूलर होता है, ग्लोब्यूलर, और बाद में यही भ्रूण हार्ट शेप का हो जाता है, हृदय के आकार का हो जाता है। अब आप मेरे को कहोगे सर इस सस्पेंसर का क्या काम है? तो भ्रूण बन तो बीजांड के अंदर आए, तो सस्पेंसर जो है ना मेरे दोस्तों, ये भ्रूण को धकेलने का काम करता है भ्रूण पोष की ओर, ताकि भ्रूण पोषण प्राप्त कर सके। तो सस्पेंसर का काम है भ्रूण को क्या उपलब्ध कराना? पोषण उपलब्ध कराना, याद रखना। और मेरे दोस्तों, इस भ्रूण का जब भ्रूणीय परिवर्तन चलता है तो यह भ्रूण जो है किससे? भ्रूणपोष से, एंडोस्पर्म से क्या प्राप्त करेगा? पोषण प्राप्त करेगा। क्लियर बात है? अब मेरे दोस्तों एक बात सुनो आप भाई, अगर एक बीज पत्री पौधा है, यानी गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, यानी मोनोकोट जो प्लांट है, उसमें भी भ्रूण बनेगा। और जो डाइकोट है, द्विबीज पत्री है, दालें हैं जैसे मूंग है, अरहर है, उड़द है, चना है, सोयाबीन है, इनमें भी भ्रूण बनेगा। लेकिन दोनों के अंदर भ्रूणीय परिवर्तन की प्रारंभिक दशा तो एक जैसी है, प्रारंभिक परिस्थितियां तो एक जैसी है, एक बीज पत्री और द्विबीज पत्री में। लेकिन अंतिम अवस्था में दोनों का भ्रूण अलग अलग होता है। अब दोनों का भ्रूण किस प्रकार से अलग अलग होगा उसकी अपन बात करेंगे। तो मेरे दोस्तों, भ्रूण का जो बाहर का जो ये लेयर होता है, इसे अपन डर्मेटोजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डर्मेटोजन। तो ये बाहर के लेयर और अंदर वाले जो लेयर होते हैं मेरे दोस्तों, ये अलग अलग भ्रूणीय संरचना बनाते हैं। लेकिन अपन मुख्य जो चीजें हैं उसकी भी बात करेंगे। तो देखिएगा, मैं यहां नीचे ही बना देता हूं, एक द्विबीजपत्री भ्रूण बना रहा हूं, ध्यान से सुनना। ये मेरे दोस्तों एक भ्रूण के लिए भ्रूणीय अक्ष है, और ये उसके लिए बीज पत्र है। ये उसके लिए क्या है? बीज पत्र है। क्लियर बात है? तो ये तो क्या हो गई? भ्रूणीय अक्ष। ये तो क्या है मेरे दोस्तों? भ्रूणीय अक्ष। और ये भी क्या है? कोटिलिडन से बीज पत्र है। और ये भी क्या है मेरे दोस्तों? बीज पत्र है। ये तो हो गया आपका डायकोट। ये तो क्या हो गया? डायकोट। अब मेरे दोस्तों, ये जो डायकोट का भ्रूण है, इस भ्रूण में ये जो ऊपर का भाग है, ये वाला, इसे अपन प्लीम्यूल बोलते हैं, यानी प्रांकुर। ये तो क्या है? प्रांकुर। और ये नीचे का जो एंड आपको दिखाई दे रहा है, इसे बोलते हैं हम लोग क्या? मूलांकुर। क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? मूलांकुर, रेडिकल। तो ये तो हो गया रेडिकल। क्या हो गया? रेडिकल। और ये हो गया प्लीम्यूल, यानी प्रांकुर। तो अगर आपसे कोई कहे कि एक जो भ्रूण बना है, जो डाइकोट का भ्रूण बना है, इसमें ये तो क्या है? भ्रूणीय अक्ष। भ्रूणीय अक्ष में ऊपर की तरफ तो क्या है? प्रांकुर। नीचे की तरफ क्या है? मूलांकुर। मेरे दोस्तों, इस मूलांकुर से तो क्या उत्पन्न होती है? मूल। प्रांकुर से क्या उत्पन्न होता है? प्ररो या तना। याद रख लेना मेरे दोस्तों। अब इस प्रांकुर से जस्ट ये जो नीचे का भाग है, ठीक है, याद रखना, इसे बोलते हैं एपिकोटाइल। और इस रेडिकल के ऊपर का जो भाग है, इसे बोलते हैं हाइपोकोटाइल। तो ये तो हो गया आपका हाइपोकोटाइल। और मेरे दोस्तों, ये जो भाग है आपका, ये वाला, इसे बोलते हैं एपिकोटाइल। तो भ्रूणीय अक्ष पर आपको चार चीजें मिल गई। भ्रूणीय अक्ष पर कौन सी चार चीजें? ऊपर की तरफ प्लीम्यूल, नीचे की तरफ रेडिकल, ठीक है। और अगर ये भ्रूणीय अक्ष का हाफ है, तो इस रेडिकल के जस्ट ऊपर हाइपोकोटाइल, और इस प्लीम्यूल के नीचे एपिकोटाइल। यानी भ्रूणीय अक्ष जो है, इसके बिल्कुल जो आधा भाग है ना, ठीक है ना, इसके जस्ट ऊपर का भाग, ठीक है, बीज पत्र का जो मध्य है, बीज पत्र के मध्य से ऊपर का भाग तो क्या हो गया? एपिकोटाइल। नीचे का भाग क्या हो गया? हाइपोकोटाइल। हिंदी में बोलते हैं बीज पत्राधार और बीज पत्रा परिख। ठीक है मेरे दोस्तों, याद रखना। ये तो बात हो गई द्विबीज पत्री के भ्रूण की। तो आप मुझे एक ये बताओ कि जो द्विबीज पत्री होगा, उसके भ्रूण के अंदर कौन कौन सी विशेषता है? पहली विशेषता, इसमें बीज पत्र कितने होंगे? 2 होंगे।
इसके अलावा मेरे दोस्तों इसके प्रांकुर बीच में है कि नहीं है, देखो प्रांकुर बीच में, और बीज पत्र किधर है, पार्श्व में। तो बीज पत्र तो इसके कहां है, पार्श्व भाग में, लेटरल है। और मेरे दोस्तों इसका प्लीम्यूल, इसका प्रांकुर जो है वो किधर है, मध्य में, शीर्ष की तरफ है, मध्य में शीर्ष वाले भाग में। सही बात कह रहा हूं क्या? अगर यही मोनोकोट का भ्रूण होता जिसके अंदर केवल एक ही बीज पत्र होता है मेरे दोस्तों, तो उसका भ्रूण किस प्रकार का होता, वो भी देख लो आप। अगर यही एक बीज पत्री का भ्रूण होता तो देखिएगा, एक बीज पत्री अगर होता तो उसमें बीज पत्र केवल कितना होता, एक ही होता। अगर मेरे दोस्तों उसमें अगर बीज पत्र एक ही होता तो आप मुझे एक बात बता दो, अगर उसमें बीज पत्र कितना होता, एक होता, तो आप मुझे एक बात बता दो मेरे प्यारे साथियों, तो इसके अंदर मेरे साथियों बड़ी बात आपके सामने रखना चाहता हूं, तो इसमें भ्रूणीय अक्ष किधर होगी, सेंटर में होगी कि साइड में होगी? तो इसमें भ्रूणीय अक्ष किधर होती है, तो इसमें अक्ष किधर चली जाएगी, पार्श्व में। अक्ष पार्श्व में जाने से ये जो प्लीम्यूल है, इसका प्लीम्यूल भी किधर चला गया, इसका प्लीम्यूल यानी प्रांकुर किधर होता है, पार्श्व में होता है मेरे दोस्तों, याद रख लेना। और इसका बीज पत्र किधर होगा, बीज पत्र किधर होगा, मध्य में। और यहीं से सबसे ज्यादा प्रश्न आए हैं एग्जाम में, और बहुत से बच्चों ने यहां गलती करी है मेरे दोस्तों। एक बीज पत्री भ्रूण का प्लीम्यूल कहां होगा? अगर एक, देखिए आप इसे ऐसे समझो, एक तितली देखी होगी ना, बटरफ्लाई, आप यूं समझ लो बटरफ्लाई को यूं खड़ा कर दिया आपने सीधा, तो बटरफ्लाई का जो मुंह है, वो प्लीम्यूल है, वो प्रांकुर है। उसका जो सबसे लास्ट वाला भाग है वो मेरे दोस्तों रेडिकल है, और उसकी जो पंख है वो बीज पत्र है। तो जो वो बटरफ्लाई है ना, वो बटरफ्लाई आपका द्विबीजपत्री भ्रूण है। तो द्विबीजपत्री भ्रूण में क्या दिखा, पंख किधर है, साइड में, मुंह किधर है, ऊपर बीच में, ठीक है, और नीचे की तरफ उसका टेल वाला भाग है। ये हो गई द्विबीजपत्री की बात। अगर यही भ्रूण एक बीजपत्री का हो, एक बीजपत्री में तो बीज पत्र एक ही होगा, तो बीज पत्र ऐसे आ गया बीच में, बीज पत्र बीच में आया तो प्रांकुर किधर चला गया, साइड में गया कि नहीं गया, मूलांकुर भी साइड में गया कि नहीं गया। यही सबसे बड़ा अंतर है। एक बीज पत्री भ्रूण का बीज पत्र किधर होता है, बीच में। द्विबीजपत्री भ्रूण का बीज पत्र किधर होता है, साइड में। एक बीजपत्री भ्रूण का प्रांकुर किधर होगा, साइड में। द्विबीजपत्री भ्रूण का प्रांकुर कहां होगा, बीच में। मेरे दोस्तों द्विबीजपत्री भ्रूण का प्रांकुर सेंटर में, एक बीजपत्री भ्रूण का प्रांकुर साइड में, ठीक है। द्विबीजपत्री भ्रूण का बीज पत्र साइड में, बीज पत्र साइड में, और इसका बीज पत्र बीच में। याद रखना बहुत बड़ी बात है, ठीक है। अब सुनिएगा मेरे दोस्तों, लास्ट पॉइंट अब इस क्लास का मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्लास को शेयर कर दें, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक भेजें। आपके लिए मैंने मैराथन क्लासेस का समय इंप्रूव किया है, समय एक्सीड किया है, समय बढ़ाया है मेरे दोस्तों। बढ़ाया है तो आपके फायदे के लिए बढ़ाया है, ठीक है। इसलिए आपसे निवेदन करूंगा ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये जानकारी क्या कर दें, शेयर कर दें। तो मेरे दोस्तों द्विबीजपत्री भ्रूणों का अध्ययन हेंस्टीन नाम के एक साइंटिस्ट ने किया था, याद रखना, ठीक है। और इस टॉपिक की मैं टेलीग्राम पे आज क्विज भी डाल दूंगा, ताकि आप इसके आज जो मैंने चीजें पढ़ाई है वो आप याद कर सको। भ्रूण बढ़ने के बाद में किसका निर्माण होगा, बीज का क्या होगा, निर्माण होगा। और फिर दोस्तों किसका निर्माण होगा, फल का क्या होगा, निर्माण होगा। एक तो बीज का और दूसरा किसका, फल का। मेरे दोस्तों बीज बनता किससे है, बीजांड किस में बदलेगा, बीजांड या ओव्यूल किस में बदलेगा, बीज में। और अंडा से किस में बदल जाएगा, अंडा से किस में बदल जाएगा, फल में। याद रखना फर्टिलाइजेशन के बाद में, निषेचन के बाद में अगर अंडा से फल में बदल जाए तो ऐसा फल क्या कहलाता है, वास्तविक फल, या ऐसे फल को बोलते हैं ट्रू फ्रूट। क्या कहते हैं, ट्रू फ्रूट। और मेरे दोस्तों बीजांड किस में बदलता है, फर्टिलाइजेशन के बाद बीजांड किस में बदलता है, बीज में। तो बीजांड के जितने भी भाग होंगे वो बीज के भाग बनाएंगे। तो बीजांड के जो अध्यावरण होते हैं, बीजांड के जो अध्यावरण होंगे मेरे दोस्तों, बीजांड का जो बाहरी अध्यावरण होता है,
बीजांड का जो बाहरी अध्यावरण होगा वो बीज का टेस्टा बनाएगा। टेस्टा का मतलब है बीज का बाहरी आवरण, ठीक है। और बीजांड का जो आंतरिक आवरण होता है वो मेरे दोस्तों टेगमन बनाएगा। क्या बनाएगा? टेगमन। तो यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि बीज का आंतरिक आवरण तो क्या कहलाएगा? टेगमन। बीज का बाहरी आवरण क्या कहलाएगा? टेस्टा। टेस्टा और टेगमन दोनों किससे बने? एंटोगमेंट से। याद रखना, एंटोगमेंट कौन सा भाग है? अध्यावरण वाला भाग। तो बीजांड का अध्यावरण किसमें बदला? बीज आवरण में। किसमें बदला? बीज आवरण में। अब मेरे दोस्तों जब बीज बनेगा तो इस बीज के अंदर कई बार क्या होता है? इस बीज के अंदर कई बार जो बीजांड काय होता है ना, न्यूसेलस, एक पतली परत के रूप में बच जाता है। इसलिए इसे पेरिस्पर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरिस्पर्म या परिभ्रूणपोष। और परिभ्रूणपोष किस में पाया जाता है मेरे दोस्तों? काली मिर्च में। किस में पाया जाता है? काली मिर्च में। याद रखना, बड़ी बात बता रहा हूं। इसके अलावा कुछ पौधों में क्या होता है मेरे दोस्तों? कुछ पौधों के अंदर मेरे दोस्तों यहां पर आपका जो उत्तक है वह एक मांसल आवरण के रूप में पाया जाता है। और यह जो मांसल आवरण है यह खाने के रूप में उपयोग में आता है। तो अगर बीज के ऊपर आपको कैसा आवरण दिखे? बीजांड काय का मांसल आवरण दिखे तो ऐसा मांसल आवरण क्या कहलाएगा मेरे दोस्तों? ऐसा मांसल आवरण एरिल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एरिल। और एरिल किस में पाया जाता है? लीची में पाया जाता है। इसके अलावा मेरे दोस्तों जो अरंडी का पौधा होता है ना, अरंडी का पौधा, उसके शीर्ष पर एक सफेद तंतुनुमा संरचना निकली होती है, ठीक है। और ऐसा जो सफेद घुंडी या जो पलगनुमा संरचना है इसे मेरे दोस्तों हम कैरेंकल कहते हैं। तो कैरेंकल किस में पाया जाता है? कैरेंकल किस में पाया जाता है आपका? तो कैरेंकल भी कुछ प्लांट में पाया जाता है, ठीक है ना, जैसे आप अरंडी कहते हैं। इसके अलावा कई पौधों में यहां पे एक और संरचना होती है जिसे ओपरकुलम कहते हैं। ओपरकुलम। तो अब ओपरकुलम, तो आपसे अगर कहे ओपरकुलम भी किसका भाग है? बीज का। बीज के ऊपर जो पलक ढक्कन के जैसी संरचना वो ओपरकुलम। उसी ढक्कन के पास में, इसी बीज वृंत के पास में एक सफेद संरचना, उसको क्या कहते हैं? कैरेंकल, जो किसमें है? अरंडी में। और इसी बीज के ऊपर अगर कोई मांसल आवरण है जो खाने योग्य है तो उस मांसल आवरण को एरिल कहेंगे। एरिल लीची में होगा। और अगर इसी बीज के अंदर बीजांड काय पतली परत के रूप में है तो उसे परिभ्रूणपोष कहेंगे। और परिभ्रूणपोष किस में होगा? परिभ्रूणपोष काली मिर्च में होगा। इतनी बात समझ में आई? अब सुनिएगा, अब जो ये बीज होते हैं मेरे दोस्तों, ये बीज भी दो तरीके के हैं। कितने प्रकार के बीज हैं? दो प्रकार के। अब लेकिन उससे पहले इस अंडाशय के बारे में सुन लो। अंडाशय जो फल बनाता है वो दो तरह के बनाता है। एक तो अगर अंडाशय फर्टिलाइजेशन के बाद फल बनाएगा तो वो वास्तविक फल है। लेकिन अंडाशय बिना फर्टिलाइजेशन के फल में बदल जाए, बिना निषेचन के किस में बदले मेरे दोस्तों? अंडाशय फल में बदले, तो ऐसे फल को क्या कहते हैं? आभासी फल। क्या कहते हैं मेरे दोस्त? सॉरी, ऐसे फल को क्या कहते हैं? अनिषेक फलन। अनिषेक फलन। और ऐसे फल को अनिषेक फल कहते हैं। अनिषेक फल किसे कहेंगे? जब अंडाशय बिना निषेचन के ही फल में बदल जाए तो उसे अनिषेक फल। और ऐसी घटना को पार्थेनोकार्पी कहते हैं मेरे दोस्तों। पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी क्या है? अंडाशय, ओवेरी, बिना फर्टिलाइजेशन के फल में बदल गया। याद रखना मेरे दोस्तों, कई बार कुछ पौधों में क्या होता है, जो स्टिग्मा होती है ना उसमें अपन हार्मोन डाल देते हैं। हार्मोन डालने से मेरे दोस्तों अंडाशय फल में बदल जाता है। उसे प्रेरित अनिषेक जनन कहते हैं। प्रेरित अनिषेक जनन। प्रेरित अनिषेक जनन। प्रेरित अनिषेक जनन किसको कहते हैं मेरे दोस्तों? याद रखना, अगर आपने स्टिग्मा पर क्या डाल दिया? हार्मोन। कौन सा हार्मोन डाल दिया मेरे दोस्तों? जैसे ऑक्सिन डाल दिया, जिबेरेलिन डाल दिया, ऑक्सिन या जिबेरेलिन डाल दिया, तो क्या होगा? तो मेरे दोस्तों अंडाशय फल में बदलेगा। और ऐसा जो फल है वो निषेचन से बना, बिना निषेचन के ही बना, इसलिए इसे प्रेरित अनिषेक फलन कहते हैं। प्रेरित अनिषेक फलन कहते हैं मेरे दोस्तों। इंड्यूस पार्थेनोकार्पी कहते हैं। याद रखना, बहुत बड़ी बात है। अब एक बात और जान लो, लास्ट पॉइंट है।
बीज जो होते हैं मेरे दोस्तों वो भ्रूणपोष के आधार पर दो तरह के होते हैं। एक बीज होता है भ्रूणपोषी, कैसा होता है, भ्रूणपोषी, और एक बीज होता है मेरे दोस्तों अभ्रूणपोषी। ठीक है, एक होता है एल्ब्यूमिनस, एक तो कैसा है एल्ब्यूमिनस, और एक होता है नॉन एल्ब्यूमिनस। मेरे दोस्तों भ्रूणपोषी का मतलब क्या है, भ्रूणपोषी का मतलब है ऐसा बीज जिसमें भ्रूणपोष उत्तक उपस्थित है, जिसमें भ्रूणपोष उत्तक क्या है, उपस्थित है, जिसमें एंडोस्पर्म उपस्थित है, वो होता है भ्रूणपोषी। ठीक है, और एक ऐसा बीज जिसमें भ्रूणपोष उत्तक नहीं पाया जाता, जिसने भ्रूणपोष का पूरा ही उपयोग कर लिया भ्रूणीय परिवर्धन के दौरान, ऐसा बीज कहलाता है अभ्रूणपोषी। तो इसमें भ्रूणपोष होगा क्या, इसमें एंडोस्पर्म एब्सेंट होगा, क्योंकि एंडोस्पर्म का क्या कर लिया गया, उपयोग कर लिया गया। तो मेरे दोस्तों गैर एल्ब्यूमिनस या नॉन एल्ब्यूमिनस सीड कौन से होते हैं, डाइकोट। कौन से होंगे, डाइकोट। जितने भी द्विबीज पत्री होते हैं मेरे दोस्तों वो आपके किस प्रकार के होंगे, अभ्रूणपोषी। और भ्रूणपोषी बीज कौन से होंगे मेरे दोस्तों, वो होते हैं मोनोकोट, यानी एक बीज पत्री, एक बीज पत्री, याद रखना। ठीक है, अब मैं जाते जाते आपको एक प्रश्न देके जा रहा हूं मेरे दोस्तों। आप मुझे यह बताओ कि जो आवर्त बीजी पौधे होते हैं उसके शरीर का कौन सा भाग बीजाणुद्भिद है और कौन सा भाग युग्मकोद्भिद है। पीडी एकांतरण पढ़ते हो ना आप, स्पोरोफाइट्स एंड गैमीटोफाइट। तो आप मुझे यह बताओगे कि कौन सी पीढ़ी इसमें बड़ी है। ठीक है, मुख्य पीढ़ी कौन सी है पादपों की, बीजाणुद्भिद है। आवर्त बीजी पादपों में मुख्य शरीर कैसा है, बीजाणुद्भिद है कि युग्मकोद्भिद है, ये आप मेरे को बताओगे। तो मेरे दोस्तों ये क्लास थी, इस क्लास का मैं एमसीक्यू थोड़ी देर बाद में, इसके कुछ और टॉप एमसीक्यू मैं टेलीग्राम पर डालने वाला हूं। सभी बच्चे नीचे टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, तुरंत टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। एक मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है मेरे दोस्तों ऐसे बच्चों के लिए जिन्होंने अपना चैनल ज्वाइन किया है। आप भी चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, बड़ी संख्या में बच्चों ने चैनल को ज्वाइन किया है। मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया है, लेकिन बहुत से बच्चों ने जिन्होंने चैनल ज्वाइन किया है वो अभी तक व्हाट्सएप मैसेज नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरे को तुरंत व्हाट्सएप मैसेज कर दो ताकि मैं ज्वाइन करने वाले सभी बच्चों का एक ग्रुप बना लूं और उनसे मैं डायरेक्ट डिस्कशन करता रहूंगा, उनसे समय समय पर बात करता रहूंगा, ताकि आपकी कोई भी अगर प्रॉब्लम होगी तो मैं डायरेक्ट सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, चैनल को ज्वाइन करने के लिए चैनल के सब्सक्राइब के जस्ट पास में ज्वाइन का बटन है, उस पर आप ओके करेंगे और 89 रुपीज आप फोन पे से या यूपीआई से सीधा पे करते ही आप हमारे चैनल के सदस्य हो जाएंगे, स्थायी सदस्य बन जाएंगे। तो मेरे दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दीजिएगा विजय पूनिया को इजाजत और कीजिएगा वीडियो को दबा करके शेयर।